नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटीएट, एमपीटीएट सिलेक्शन एग्जाम, एचटीएट, पीआरटी और यूपीटीएट जैसी एग्जाम हमारे सामने हैं और इन सभी एग्जाम्स के अंतर्गत जो कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की बेहतरीन और शानदार क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी एक रिवीजन क्लास ये होने वाली है। यानी कि आज की जो क्लास है कि रिवीजन क्लास है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका हमें आज क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक। और रिवीजन किस माध्यम से होगा, तो पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक पढ़े हैं अभी तक जो पढ़ाया है उन सभी में से मिक्स करके आप लोगों के लिए जो टॉप 75 प्रश्न है वो निकाले हैं और ये वो प्रश्न है जो विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जैसा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्यारे साथियों, यहाँ पर 1 से लेके पूरे 75 तक प्रश्न होने वाले हैं और इन 1 से लेके 75 तक के जो प्रश्न हैं इनके आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है पहले और चेक करना है कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक। जैसा कि प्रश्न मैंने यहाँ पर पढ़ा उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और फाइनल में लास्ट में आप देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाती है ऐसी गैस है ऑक्सीजन। क्योंकि यदि ऑक्सीजन ही ग्रीन हाउस गैस होगी तो मानव जिस गैस का इस्तेमाल करता है वो है ऑक्सीजन। मनुष्य जिस गैस को ग्रहण करता है वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और जिसको रिलीज करता है, जिसको छोड़ता है, वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। जो मनुष्य की जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण। तो देखो, जब भी आप लोगों के सामने चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न आए तो बस आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन से है। श्रीमती गौरा देवी जो है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि किस महिला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत श्रीमती गौरा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो सभी लोगों को ध्यान रखना है, यह है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का यदि हम पुराना नाम की यदि हम बात करें कि पुराना नाम क्या था इसका, तो पुराना नाम ये इसे पहले जिस नाम से जानते थे प्यारे साथियों वो है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। अंग्रेजों के समय इसका जो नाम हो गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान में भी इसका जो नाम चलता है इसमें से एक नदी प्रवाहित होती है रामगंगा, इसीलिए इसका नाम जो हो चुका है बच्चों ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं। ठीक। 1936 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए भारत का पहला नेशनल पार्क ये माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है प्यारे साथियों, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। ठीक। वहीं यदि देखा जाए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो कर्नाटक में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, गुजरात में है। चलिए, अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन कौन से हैं? यहां पर जो प्रश्न लिए हैं सभी टॉपिक से मिक्स प्रश्न लिए हुए हैं। आप लोगों को शुरुआत में बताया है सभी टॉपिक को मिक्स करके लिया गया है, इसलिए इसको हमने रिवीजन क्लास कहा है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए, ओजोन परत क्या करती है, तो ओजोन परत पहली कंडीशन तो आपको यह पता होना चाहिए कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जिस मंडल में पाई जाती है वो है समताप मंडल। दूसरा क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि भाई कितनी तारीख को ओजोन परत को लेकर दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को इसको लेकर दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत से अवगत कराने के लिए ही 1987 में एक प्रोटोकॉल होता है, जिस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है, कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन परत से ही है, ओजोन परत के क्षरण को लेकर है। और इसको कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाने वाला रसायन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए, ऊर्जा के दो माध्यम हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा के दो रूप हम देखते हैं। एक होता है नवीकरणीय, ठीक, एक होता है, हालांकि इनके टॉपिक भी मैंने आप लोगों को पूरे पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर बात आई है तो थोड़ी सी हमें चर्चा करना जरूरी है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे ऊर्जा के साधन हम जिनका दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, जिनका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, वो है नवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब जिनका दोहन या फिर जिनका हम उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक बार। सर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा प्यारे साथियों आपके सामने यहाँ पर पेट्रोल, क्या लिख दिया? पेट्रोल। तो पेट्रोल को हम जला दें, उसके बाद वापस उसको जलाने की कोशिश करें तो नहीं जला सकते, क्योंकि उसका एक बार उपयोग हो सकता है। वहीं यदि हम देखें सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा की यदि हम बात करें तो सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से। और एक बार खत्म होने के बाद सूर्य का प्रकाश आएगा, वापस से उसको बनाया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर पूछा जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, समुद्र के जल स्तर में कमी, वनों की कटाई में कमी। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है, यानी कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उस वैश्विक तापमान का कारण क्या है? तो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, इसका सबसे मेन कारण जो है वो है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। अब ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें योगदान होता है, वहीं मीथेन भी इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, वहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको प्रभावित करती है। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में जो पदार्थ होता है इनको ठंडा रखने का जो काम करता है वो होता है रेफ्रिजरेटर। तो इन सभी के अंतर्गत या इन सभी के द्वारा जो प्रभावित होता है भाई, वो है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता है उसे हम कहते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को? 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मई, 16 सितंबर। तो जैव विविधता को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है बच्चों, वो याद रखिएगा सभी लोग, वो है 22 मई। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता जो है इसका संरक्षण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है इन सिटू, जो कि इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है, और एक होता है एक्स सिटू। सर ये इन सिटू और एक्स सिटू क्या है? जी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थाने, और एक्स सिटू का मतलब क्या होता है? तो एक्स सिटू का मतलब होता है बाह्य स्थानीय। हिंदी में इनका मतलब देखें, अब हिंदी में इनको देखें तो इन्हीं से स्पष्ट होता है, जब जीव जंतुओं का संरक्षण उनके मूल स्थान पर किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय बोलते हैं। जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, तो वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर जीव जंतुओं के उनके मूल स्थान पर संरक्षण किया जाता है। एक नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो ये इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। एक्स सिटू के अंतर्गत जैसे कि जीन बैंक हो गया, जीन बैंक, जो जीन होते हैं उनको किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित रखा जाता है, उसे बोलते हैं जीन बैंक। एक हो गया बीज बैंक, तो ये जीन बैंक, बीज बैंक ये ऐसे माध्यम है जहां पर उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न था कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपघटनीय कचरा है? मतलब जो समाप्त हो सकता है ऐसा कचरा कौन सा है? प्लास्टिक, कांच, धातु, सब्जियों के छिलके। तो देखो जैविक अपघटनीय का मतलब होता है जो एक तरीके से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जो जैसा पृथ्वी से निकला वैसा ही पृथ्वी में वापस मिल जाए, तो वो है केवल एक ऑप्शन जो कि है सी, यानी कि सब्जियों के छिलके। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बना है? देखो भाई आप सभी लोग जानते हैं, सभी ने अभी तक पढ़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन सी खाड़ी के पास में है? तो बंगाल की खाड़ी के पास में। ठीक, अब बंगाल की खाड़ी कहां पर है? तो ये तो देखो एक
कॉमन सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, सभी जानते हैं ये प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत में इधर वाले क्षेत्र में जो है वो है बंगाल की खाड़ी। अब ऑप्शन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कौन से राज्य के पास में है, तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य के पास में। दूसरी बात, सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो सुंदरी वृक्ष पड़ा है। अगला प्रश्न पूछ ले कभी आपसे कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सी वनस्पति मिलती है, तो सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी जिन नदियों के द्वारा यह डेल्टा बना हुआ है प्यारे साथियों, उसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू किया गया, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया भारत में, 1952, 1972, 1980, 1992। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की यदि हम बात करें तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा प्रश्न है। किगाली समझौता किससे संबंधित है, यह आपको बताना है भाई कि जो किगाली समझौता है इसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने यहां पर जलवायु परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने ओजोन परत संरक्षण, तीसरा है HFC गैसों का उन्मूलन और चौथा है जैव विविधता। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि किगाली जो समझौता है ये किगाली समझौता का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है आप लोगों के सामने कौन सा, वो हो जाएगा 11वें का सही आंसर सी, यानी कि HFC गैसों का उन्मूलन। ठीक, यानी कि जो HFC गैस है, सर HFC का मतलब क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो गैस है इनका क्या करना है, उन्मूलन करना है, उससे जुड़ा हुआ समझौता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये है क्या प्यारे भाई, तो यहां पर ये जो किगाली समझौता है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है, ये ध्यान रखिएगा। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है ये। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें किस चीज का उन्मूलन करना है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है, ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो प्राथमिक के रूप में आता है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी की सफाई, गंगा किनारे वन लगाना, गंगा का जल विभाजन, गंगा में जल विद्युत परियोजना। तो नमामि गंगे का जो मूल उद्देश्य है बच्चों, उसका सही जवाब है गंगा नदी की सफाई। क्या है, गंगा नदी की सफाई। गंगा नदी के बारे में आप जानते हो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में फैली हुई है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं गंगा नदी को लेकर कभी प्रश्न आए कि इसका उद्गम कहां से होता है, वैसे दो नदियों के मिलने से होता है, लेकिन कभी ग्लेशियर पूछे तो उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है, विलुप्त प्राय प्रजाति, जल संसाधन, मृदा उर्वरता, वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक जिससे जुड़ा हुआ है वो है विलुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक, बाकी इसको लेकर प्रश्न आ जाए कि रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है, तो इस संगठन का नाम याद रखेगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये एक ऐसा संस्थान है जिसके द्वारा जो विलुप्त हो रहे जीव जंतु है उनकी एक लिस्ट जारी करता है, जिसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973, 1985, 2000, 1991। तो भारत में टाइगर को लेकर, सुरक्षा को लेकर एक अधिनियम जो लागू किया गया था वो 1973 में। ठीक, और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत भी कहां से होती है भाई, तो वो होती है कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्यारे साथियों यहां पर प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर प्रश्न है, तो सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या भारत में कहां पर है, तो सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या MP में है, इसलिए MP को जिस नाम से जाना जाता है वो है टाइगर स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यूट्रोफिकेशन किसका परिणाम है, वायु प्रदूषण का, जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता, वनों की कटाई, मृदा अपरदन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा कि जो जल स्रोत होते हैं, जल निकाय जो होते हैं, उनमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो वो होता है यूट्रोफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यहां पर जलवायु परिवर्तन,
ओजोन परत का संरक्षण, रासायनिक अपशिष्ट, जैव विविधता। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो है ओजोन परत का संरक्षण। ये प्रोटोकॉल कब होता है? 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? तो बच्चों याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। क्या होता है ये? एक सींग वाला गेंडा। तो पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो गेंडा होता है उसको सींग नहीं होते हैं, उसकी जो नाक होती है वो नाक बढ़ जाने के कारण उसको एक सींग वाला गेंडा कहते हैं। ये भारत के जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, यानी कि असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन का मतलब क्या है भाई? यहां पर हिंदी में यदि देखें तो बहुत सिंपल प्रश्न है, अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा? कि जो अम्लीय वर्षा है, इस अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। तो यहां पर एसिड रेन का जो मुख्य कारण है, जब ये दोनों आपस में मिल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इनके मिलने से जो रेन होती है उसे बोलते हैं एसिड रेन। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इकोमार्ग क्या दर्शाता है? पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, वन संरक्षण, रिसाइकलिंग योग्य सामग्री। तो इकोमार्ग जिस चीज को दर्शाता है वो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं इकोमार्ग। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? सर बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? तो एक तरीके से इसका मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, इसका एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकते हैं। केवल वन्य जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, केवल मृदा का संरक्षण, जल संसाधनों का विकास। देखो इन चार ऑप्शन के मुताबिक यदि हम इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर केवल एक ही होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? अब ये यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व में जो प्राकृतिक, नेचुरल यानी कि शैक्षणिक या फिर वैज्ञानिक या फिर सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनकी एक लिस्ट जारी करता है, जिसे कहीं ना कहीं यूनेस्को की सूची कहते हैं, और उनका संरक्षण करता है। ठीक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। वहीं यदि हम देखें भीमबेटका के अलावा और क्या है, तो और यदि हम देखें तो जो खजुराहो के जो टेम्पल वगैरह हैं, इनकी यदि हम बात करें तो इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ पर प्रश्न आता है आपके सामने कि इन चारों में से कौन सा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है? नंदा देवी, सुंदरवन, मानस, काजीरंगा। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 22वें का सी, यानी कि काजीरंगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति का संबंध किससे है? वन संरक्षण, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण। तो देखो हरित क्रांति जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई है, और खाद्य पदार्थ जो जुड़ा हुआ है वो है कृषि उत्पादन। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? देखो साइलेंट वैली की बात आई है, जिसे शांत घाटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? साइलेंट वैली को शांत घाटी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, ये साइलेंट वैली है। कभी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाए सिलिकॉन वैली, तो आप घबराना नहीं, आपको इसका आंसर भी बता रहा हूं। सिलिकॉन वैली यदि आ जाए तो इसका आंसर आपको लगाना है बंगलुरु। क्या लगाना है? बंगलुरु लगाना है। बाकी साइलेंट वैली आ जाए तो इसका आंसर लगाना है केरल, जो कि एकदम सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण तकनीक नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी ऑप्शन में दे रखा है जो जल का संरक्षण नहीं करता है? वर्षा जल का संचयन करना, ड्रिप सिंचाई, खेतों में मेड़बंदी, या अत्यधिक भूजल दोहन। मतलब ये 84 नंबर का ऑप्शन है, ये तो कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा जल का इस्तेमाल करो। अरे भाई, जल का संरक्षण करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये तो जल को वेस्ट करने की तकनीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है?
बाघ के लिए, एशियाई शेर के लिए, हाथी के लिए, गेंडा के लिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जिस चीज के लिए फेमस है प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये एशियाई शेर के लिए, और यहाँ पर गिर पर्वत के कारण इसका नाम गिर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून, 17 जून। तो आर्द्रभूमि दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है 2 फरवरी। बाकी आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है रामसर सम्मेलन, और ये रामसर सम्मेलन जो हुआ था इसको लेकर ध्यान रखिएगा, कभी पूछे कि किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्रभूमि से। रामसर कहाँ का शहर है? तो ये ईरान का शहर है। जब इसमें सम्मेलन हुआ था वो डेट याद रखिएगा 1971। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है? मतलब जो प्रदूषण है वो फैलाता है और वो प्राकृतिक स्रोत है, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा वो घटना घटित नहीं होती है। वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक जलाना, ज्वालामुखी विस्फोट। देखो वाहन मनुष्य चलाता है इसलिए धुआं निकलता है, कारखानों में मनुष्य होते हैं इसलिए वो प्लास्टिक को जलाएगा कौन? मनुष्य जलाएगा। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक है, वो कृत्रिम नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? जो हम ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं हमारी खेती में, किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करता है, तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा प्रदूषण। क्यों? कि हम क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिसके ऊपर प्रभाव डालती है वो है मृदा। धीरे धीरे कुछ सालों में हमें इसका परिणाम देखने को मिलता है, और धीरे धीरे कुछ सालों तक लगातार कीटनाशक का इस्तेमाल करने से मृदा बंजर होने लगती है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2023 क्या थी? यानी कि 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस है, हम हर साल पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? 5 जून। तो 2023 की जो थीम है वो क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्लाइमेट एक्शन, एयर पोल्यूशन। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2023 की जो थी भैया वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नदी जल संरक्षण से, बांधों के विरोध से, जलवायु परिवर्तन से, वन अधिकार से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका सही जवाब है बांधों के विरोध से। किससे है? बांधों के विरोध से। और इसको लेकर जो आंदोलन हुआ था मुख्य रूप से सरदार सरोवर बांध जो है उसको लेकर ये प्राथमिक रूप से हुआ था, सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध जिस नदी पर बना हुआ है वो नदी कौन सी है भाई? तो ये नदी है याद रखिएगा नर्मदा। और सरदार सरोवर बांध जिस राज्य में बना हुआ है वो राज्य है गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम याद रखिएगा जो कि है मीथेन। मीथेन की यदि हम बात करें तो CH4 इसका सूत्र है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी, जो कि यहां पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है कार्बन। ठीक, यह आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1974, 1986, 2000 या फिर 1992। तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, तो यह हुआ था 1986 में लागू। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? भारत को एक तरीके से स्वच्छ बनाना है, गंदगी नहीं फैलाना है, उसको लेकर महात्मा गांधी की तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई? 2012, 2014, 2016, 2018। तो प्यारे साथियों स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वो की गई थी 2014 में। कब की गई थी? 2014 में। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार जो पिछले 4 से 5 वर्ष है उसमें प्रथम स्थान पर जो शहर आ रहा है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सा जानवर शेड्यूल फर्स्ट में आता है? मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था उसके तहत ऐसा कौन सा जानवर है जो शेड्यूल फर्स्ट में आता है? गाय, बाघ, कुत्ता, बंदर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। बाघ को क्यों? क्योंकि बाघ एक ऐसा पशु है जो भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित है। क्या है ये? भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि आप लोगों को पता होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये एक ऐसा संस्थान है जो विलुप्त प्राय, क्या भाई, विलुप्त प्राय प्रजाति यानी कि जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। उनको लेकर, जो विलुप्त हो रहे जीव जंतु है उनको लेकर एक लिस्ट जारी करता है जो कि है रेड लिस्ट। ठीक, तो इसका संस्थान का जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं यूनाइटेड किंगडम, नई दिल्ली भारत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए, कार्बन फुटप्रिंट किससे संबंधित है? एक व्यक्ति संगठन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, वनों की कटाई, जल उपयोग, मृदा अपरदन। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? कार्बन फुटप्रिंट की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी संगठन के द्वारा कितनी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति की जा रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का पक्षी है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिस राज्य का राजकीय पक्षी है वो राज्य है राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका, सिमलीपाल, कांगेर घाटी, नंदनकानन। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। आज तक आप लोगों ने सुन के रखा होगा कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। अब लो यहाँ पे काजीरंगा ऑप्शन में नहीं है, तो अब बताओ कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिमलीपाल। कभी आपके सामने यदि नहीं आए काजीरंगा तो आंसर लगाना है सिमलीपाल। जैविक खेतों में किसका उपयोग नहीं होता? केचुआ खाद, हरी खाद, गोबर की खाद, रासायनिक उर्वरक। देखो, जैविक खेती का मतलब होता है जिसमें ना तो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, ठीक, कीटनाशक का इस्तेमाल ना के बराबर नहीं बल्कि करना ही नहीं होता है। उसमें केचुए से निर्मित खाद, हरी खाद, गोबर की खाद, इनका इस्तेमाल होता है। इसमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? 22 मार्च, 5 जून, 14 नवंबर, 16 सितंबर। तो विश्व जल दिवस की यदि हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। कीटों द्वारा परागण कहलाता है। जो कीट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? तो पहली चीज तो भाई, इस प्रकार का जो परागण होता है वो पर परागण कहलाता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं उन पर कीट बैठते हैं और वहां से उड़कर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसलिए होता है पर परागण। तो एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, इनोमोफिली। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा एंटोमोफिली, जो कि इसका सही जवाब है। चलिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का गठन कब हुआ? 2000 में, 2010, 2015, 2018। तो एनजीटी का जो एक तरीके से उद्देश्य है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसका जो गठन हुआ है बच्चों वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2010। तो एक तरीके से पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाना, पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर आगे उसकी कार्रवाई करना, यह काम है किसका? एनजीटी का। चलिए, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? जो एक तरीके से डीजे हम बजाते हैं, साउंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो साउंड की वजह से, डीजे की वजह से या ज़्यादा शोर होने की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसकी इकाई क्या है? मापने की इकाई डेसिबल, पीपीएम, फीट, लक्स। तो इसकी जो ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई है वो है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? तो केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सुंदरवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, जो कि थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA क्या है? परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन, वन संरक्षण योजना, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, वायु गुणवत्ता मापन। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन जिसे EIA कहते हैं भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन। ग्लोबल टाइगर डे यानी कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 4 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 5 जून। तो टाइगर डे या फिर ग्लोबल टाइगर डे पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 जुलाई। 47 का आंसर है ए। चलिए, स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो स्वच्छ नहीं है? मतलब क्यों भाई?
जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती होगी। ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को क्या पहुंचाती होगी, नुकसान पहुंचाती होगी, इसलिए उसको स्वच्छ ऊर्जा नहीं बोला गया। तो वो कौन सी है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। देखो पवन ऊर्जा से कोई कार्बन का मामला ही नहीं है, सौर ऊर्जा भी नहीं है, जल विद्युत भी नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48वें का आंसर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरवन। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि है नीलगिरी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, 5 जून, 2 फरवरी, 22 अप्रैल। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है बच्चों वो मनाया जाता है 16 सितंबर। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, मैंने इसका बताया है आर्द्र भूमि, वरना आप इसी का आंसर समझ लो कि आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा के प्रबंधन से संबंधित नियम किस वर्ष भारत में लागू हुए। 2005, 2011, 2016, 2020। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2011। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाई, हिमाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न है आप ही के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। पहला वायु प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे पहले बात आई थी कि कौन सा है, अब बात आई है कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। वन में रहने वाले जीवों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब, 3 मार्च, 5 जून, 15 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 मार्च। चलिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहर किस राज्य का पशु है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो एक तरीके से नीलगिरी जो क्षेत्र है वहीं पर रहने वाला पशु है, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है नीलगिरी तहर। किस राज्य का राज्य पशु है, तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। यहां पर आप लोगों को बताना है कि जो मृदा अपरदन है उसको रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अधिक सिंचाई, वन रोपण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, मोनोकल्चर खेती। तो मृदा अपरदन को रोकने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनों का रोपण। ज्यादा से ज्यादा हम वनों को लगाएंगे तो अपने आप मृदा अपरदन कम हो जाएगा। चलिए, हरित गृह प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा। यानी कि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो नॉर्मल पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। भाई यदि हरित गृह प्रभाव नहीं हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो तो पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होगा। तो इसका सही जवाब है -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, रामसर साइट किससे संबंधित है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित रेल किस राज्य में शुरू हुई। मतलब जो सौर ऊर्जा से संचालित रेल है वो भारत के कौन से राज्य में शुरू हुई है। गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है। जल में पोषक तत्वों की वृद्धि, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का संचय, वनों का विस्तार या मृदा उर्वरता में वृद्धि। तो बायोमैग्निफिकेशन जिसका संबंध इससे है वो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक जो रसायन होते हैं उनके संचय करने को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। चलिए अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों याद रखिएगा ये है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया। यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद
248A, अनुच्छेद 243। तो ऐसा अधिनियम जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 48A। चलिए अगला प्रश्न है, एरोबिक अपघटन का परिणाम क्या होता है? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। तो एरोबिक अपघटन का जो परिणाम होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए अगला प्रश्न है, गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? जो गिद्ध है उनकी आबादी में गिरावट का कारण क्या है? वनों की कटाई, डाइक्लोफेनाक दवा का प्रयोग, जलवायु परिवर्तन या शिकार। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं डाइक्लोफेनाक दवा का जो प्रयोग होता है उसकी वजह से ही गिद्धों की आबादी में धीरे धीरे क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो समुद्र में स्थित है, समुद्र के पास स्थित है, वो कौन सा है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, रणथंबोर, भीतरकनिका। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 65 का बी, गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66। जैव ईंधन बायोफ्यूल का उदाहरण नहीं है। एथेनॉल, बायोगैस, बायोडीजल, पेट्रोल। जो जैव ईंधन का जो एक तरीके से उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पेट्रोल। ये एक जैव ईंधन नहीं है, मतलब जीवों से प्राप्त ईंधन नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है क्या? जैव ईंधन ना होना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्लाइमेट चेंज पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल आईपीसीसी की स्थापना कब हुई? जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसको लेकर जो संस्थान है इंटर गवर्नमेंटल पैनल आईपीसीसी की स्थापना 1988, 1992, 2000, 2005। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1988। चलिए अगला प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किस देश में स्थित है? भारत, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसका सही जवाब है डार्क स्काई रिजर्व, जो कि है आपका अपने भारत में, जो कि लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक ये आप सभी लोग जानते हैं, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN के द्वारा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, अगुम्बे, महाबलेश्वर, मासिनराम। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है मासिनराम, और मासिनराम जिस स्थान पर पड़ता है वो है मेघालय। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। सतत विकास लक्ष्य SDG 30 किससे संबंधित है? जलवायु पर कार्यवाही, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, भूमि पर जीवन। तो सतत विकास लक्ष्य SDG 13 जिससे संबंधित है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, जलवायु कार्रवाई। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण की सुरक्षित सीमा कितने डेसिबल तक मानी जाती है? मतलब पर्यावरण में जो ध्वनि हम उत्पन्न करते हैं कितनी डेसिबल तक वो एक तरीके से सामान्य है, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। 50 dB, 65 dB, 100 dB, 85 dB। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 dB। dB का मतलब है डेसिबल। गंगा डॉल्फिन को भारत में क्या दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय जलीय जीव का, राष्ट्रीय पशु का, संकटग्रस्त प्रजाति का, उपरोक्त सभी का। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सर कैसे? यह गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, संकटग्रस्त प्रजाति भी है, और बिहार का राज्य पशु भी है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भूस्खलन, भूमि का धंसना, वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा। यानी कि यदि हम जमीन के अंदर वाले जल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या तो बोरवेल के माध्यम से या कुएं के माध्यम से, तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भूस्खलन, भूमि का धंसना, अम्ल वर्षा, वायु प्रदूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमि का धंसना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75।
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोवन कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक कैसी क्लास थी? रिवीजन क्लास थी। और इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टोटल कितने प्रश्न रखे गए हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर टोटल 75 प्रश्न रखे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।